वेरी गुड। ये चलो टैक्सेस है। हाँ, तो अच्छा, बात हो रही है कि हम देख रहे हैं कि अच्छा, जो पहला 11 मिनट है ना जी, 11 मिनट, जो स्टूडेंट अभी आए हैं 11 मिनट्स की बात हुई है हमारी अभी, तो ये 11 मिनट्स की वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। जो 11 मिनट्स की अभी डिस्कशन हुई है, जो स्टूडेंट 3-4 हैं जो अभी नहीं आ सके, इन 3-4 के लिए है कि 11 मिनट्स हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब के आप लोगों के लिए। अच्छा, बात अब यहाँ तक चली थी कि सीएनजी वाली हो गई थी ना बात, सीएनजी वाली बात पूरी हो गई थी। अभी बात हो रही थी कि बिजली के बिल, देखो रिटेलर को टैक्स करना है या नहीं करना। रिटेलर एक तो टीयर 1 रिटेलर है, उसको तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन जो कि टीयर 1 रिटेलर नहीं है उनके ऊपर सेल टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स तो उनसे भी लेना है हमने, तो उनसे टैक्स लेने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया। मैकेनिज्म ये बनाया गया कि बिजली का मीटर तो हर एक रिटेलर ने लगवाया होगा। हाँ जी, तो टू भी अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, तो ये तो हर एक ने लगवाया होगा। अभी कहते हैं कि इसके थ्रू ले लो, कैसे लिया जाएगा? वो इस तरह लिया जाएगा कि जब भी बिजली का बिल दिया जाए उनको, अगर देखा जाए उसका बिजली की अमाउंट कितनी है, कितना बिल आ रहा है, बिल आ रहा है जी 20,000 रुपया, तो इससे अगर कम है तो बिल भेजते हुए 7-5 हज़ार रुपए सेल टैक्स का डाल दो, तो उसे सेल टैक्स रिकवर कर लो। और अगर बिल इससे ज्यादा है, अगर बिल इससे ग्रेटर है, जो बिल आया इससे ज्यादा है, फिर क्या करो? फिर 5,000 5% करो, 5% करो और इसका 7.5% करो कि जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है अगर इससे बराबर है तो फिर ये, और अगर इससे ग्रेटर है तो फिर ये। मैं रिपीट कर देता हूं कि आप जो रिटेलर है, रिटेलर से भी टैक्स लेना है, सेल टैक्स, उससे कैसे लिया जाएगा? क्योंकि इसमें दो तरह के रिटेलर है, एक तो नॉर्मल रिटेलर जो कि कन्वेंशनल है, और एक रिटेलर है टीयर 1। टीयर 1 की भी मैं बात नहीं कर रहा, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। अब देखने वाला है ये नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल को जो वैल्यू ऑफ जो सप्लाई है, जो बिजली की गई है सप्लाई, जो मैपको है, नेस्को है, या कराची वाली ऐसी के, वो नहीं मुझे पता यार, याद नहीं आ रही, या नेस्को है, जब वो बिल भेजेगी वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर तो ये है, तो फिर वो कहेगी कि इसके ऊपर 5% आप सेल टैक्स दे दो, और ये अलहदा होगा, जो पहले लगा होगा उससे एक्स्ट्रा है ये नहीं कि पहले जो 17% तो लगना ही था, ये रिटेलर को उससे ज्यादा लगेगा ये वाला, एक 17% लग रहा होगा पहले से ऑलरेडी ऑलरेडी। ये नहीं कि वो रिटेलर है उसको फायदा दे दिया जाए, 17 - 5 12% उसको रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही, बल्कि सेल टैक्स रिटेलर को ज्यादा लग रहा है ये वाला। और अगर उसका बिल इससे बढ़ गया है तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा? फिर आपको ये देना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा होगा दूसरे वाले से। ठीक है, तो ये रिटेलर को भी टैक्स करने का एक तरीका था। रिटेलर वो है जो कि आम लोग जिन्होंने चीज लेके कंज्यूम करनी होती है, खानी होती है, इस्तेमाल करनी होती है, मार्कर का इस्तेमाल लिखना है, अगर रिटेलर है और वो मार्कर बेच रहा है तो वो, क्योंकि जिन्होंने इस्तेमाल करनी है उनको दे रही है, तो इस वजह से रिटेलर साहब जो है उनको और तो मैकेनिज्म है नहीं, तो उन्होंने कहा बिजली के बिल पकड़ लो और बिजली के बिल की अमाउंट देख लो कितनी है। अगर 20,000 और इससे कम है तो फिर उसको 5% ऑफ बिल अमाउंट कर लो, जिसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कहना चाह रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा होती है तो 7.5% कर लो। और ये फिर आगे जो मैपको है या लेस्को है, जब कोई चीज बेचता है, बेच के जो सेल टैक्स इकट्ठा करता है उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है। जब कोई चीज बेचता है, बेच के जो सेल टैक्स इकट्ठा करता है उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है। अब बिजली वाला बिजली बेच रहा होगा,
बेच रहा है ना नेस्को वाला, मैपको वाला, वो बिजली बेच रहा है। बेच के जो वो सेल टैक्स इकट्ठा कर रहा है, क्या वो आउटपुट टैक्स है ना? लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाला जो 5% और 7.5% आप इकट्ठा कर रहे हो ना, इसको आपने कोई एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने जैसे इकट्ठा किया वैसे ही जमा करवा देना। लाइक कल फर्दर टैक्स की बात हुई थी, 3% वाली थी, कि जैसे इकट्ठा किया ना उसको आउटपुट का हिस्सा नहीं बनाना कि एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर लो। एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आपने जो जो रिटेलर था उससे पकड़े, वैसे के वैसे आगे एमपीआर में जमा करवा देने हैं। कोई एडजस्टमेंट करने ना बैठ जाना, ये वो रोक रहा है कानून। आगे आगे जी वो टीयर 1 रिटेलर के बारे में बात कर रहा है कि यार उसको भी तो टैक्स कर लो। टीयर 1 रिटेलर को टैक्स करने का तरीका क्या होगा? टीयर 1 रिटेलर कुछ गुड्स बेच रहा होगा, तो जो गुड बिक रही है ना उस पे जो रेलिवेंट टैक्स रेट बनता है, लाइक टीयर 1 रिटेलर है। टीयर 1 रिटेलर का हमें सबको पता है कि वो चेन चला रहा है, वो किसी मॉल सेंटर में बैठा हुआ है जो कि एयर कंडीशनड है। वो 1000 फीट की जगह दुकान है उसकी, फर्नीचर वाला है तो 2000 वाली है। और टीयर 1 रिटेलर कौन सा होगा? ऑनलाइन मार्केट में है। तो जब वो चीजें बेच रहा है, जो गुड वो बेचेगा उस गुड के हिसाब से देखा जाएगा कि इस पे सेल टैक्स क्या है, वो उस हिसाब से चार्ज कर लेगा। अगर जूस बेच रहे हैं तो जूस पे अगर 8% लग रहा है रिड्यूस, तो वो ले लेगा। बिस्किट बेच रहा है तो जो उस पे बनता होगा वो ले लेगा। अगर कपड़ा बेच रहा है तो कपड़े का जो ऊपर सेल टैक्स बन रहा होगा वो ले लेगा। तो टीयर 1 रिटेलर जो होगा टैक्स, सेल टैक्स, वो अकॉर्डिंग टू जो गुड्स बेच रहा है उस गुड्स के मुताबिक उसकी टैक्सेशन करेगा। लेकिन बाकी रिटेलर जो है वो बिजली के बिल के थ्रू हो जाएंगे और अमाउंट ऑफ बिल के हिसाब से उन पर परसेंटेज लग जाएगी। फिर क्या एक और बात कि टीयर, अभी वो कहेगा कि कौन से रिटेलर पे लाजम है कि अपने आप को एफबीआर के इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है, कंप्यूटराइज इंटीग्रेटेड सिस्टम जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जा रहा है, उसके साथ रजिस्टर करवाएगा। विच रिटेलर which retailer will integrate itself with the online system of Federal Board of Revenue, फर्नीचर रिटेलर, फलाना रिटेलर, टीयर 1 रिटेलर, नॉन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा? यू पीपल विल से टीयर 1 रिटेलर। पॉइंट ऑफ सेल क्या है? इसको हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये ऐसी मशीन रखी जाती है उस शॉप के ऊपर कि वो इनवाइस ऐसी करे कि जैसे ही इनवाइस करे, किसी से पैसे पकड़े, सेल टैक्स चार्ज करे, वो फौरन एफबीआर हेडक्वार्टर को पता चल जाए कि ये इतनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। ये है वो पॉइंट ऑफ सेल, और ये है वो इंटीग्रेशन विद कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ एफबीआर, कि आप जैसे सेल करें आप सेल को छुपा नहीं सकें। जब सेल को छुपा नहीं सकेंगे सेल टैक्स भी आएगा और साथ में जो सेल कर रहा होगा उसका इनकम टैक्स भी आ जाएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा, फिर वो 13वें शेड्यूल में 13th शेड्यूल नेक्स्ट नोट करें। 13th शेड्यूल ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि आपकी मिनिमम प्रोडक्शन क्या होगी। मिनिमम प्रोडक्शन क्या हो। अब आप बताओ कि किस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी मिनिमम प्रोडक्शन क्या होगी। इसमें सबसे ज्यादा होता है कि यार आप चीज को बनाने के लिए मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं। आप कोई भी चीज बनाना चाहते हो तो आप चलिए घर बनाना चाहते हैं
तो आप अगर ठेकेदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं यार मुझे बताओ ईंटें कितनी लगेंगी, तो वो एस्टिमेट नहीं बता देता कि इतनी ईंटें लगेंगी। बता देता है ना कि अगर ये कमरा बनाना है तो वो इसकी ऐसे कर लेगा, फिर कहेगा कि एक ईंट की पैमाइश ये है, लंबाई इतनी होती है और चौड़ाई इतनी होती है, जितनी आपने हाइट बतानी है मुझे हाइट बता दो। वो हाइट से भी उतनी निकाल लेगा कि इतनी हाइट पे इतनी इतनी लगती जाएंगी, तो इतनी हमें ये चाहिए और इतनी लंबाई में चाहिए। तो वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको इसके लिए इतना खर्चा आएगा, इतनी ईंटें लगेंगी। तो इसी तरह मटेरियल, अगर कोई चीज़ भी बनानी है उसमें मटेरियल डलेगा, तो उस मटेरियल डालने के बाद जो आउटपुट निकलती है उस हिसाब से वो मिनिमम को वो कहता है कि हम इस हिसाब से मिनिमम प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक कि आप 2 किलो की चीज़ डालते हो तो वो आगे जो रिजल्ट निकलने वाला है, बिस्किट है, चलो मैदा कर लेते हैं कि 2 किलो मैदा डालेंगे तो बिस्किट जो है ना वो 1.75 kg बन जाएंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि जब आप मिनिमम चीज जो जो भी आप मटेरियल डालोगे उससे हम खुद ही एक नतीजा अखज कर लेते हैं कि इससे मिनिमम प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए। तो हम आपको उस हिसाब से टैक्स करेंगे। लाइक हम कहते हैं 2 किलो मैदा डाला और जो बिस्किट बने वो 1.7 kg बने। अब एक राव साहब आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं मटेरियल जो है हमारा यूज हुआ है 4 किलो और बिस्किट बने हैं 1 किलो 1 kg। 4 किलो मटेरियल और बिस्किट इतने बन गए। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं, आप इंडस्ट्री बताओ। इंडस्ट्री के मुताबिक आईपीआर कहता है कि हमने भी कुछ कैलकुलेशन की हुई है कि आप लोहा इतना डालते हो तो उससे जो एंड प्रोडक्ट सरिये की वो इतनी निकलती है। ठीक है, आपने फलां से इतना, वो तो जब उसने लोहा परचेज किया तो जिससे परचेज किया उसने डिक्लेयर कर दिया जी कि जाहिर मुझसे इतना लोहा लेके चला गया है। तो फिर एफबीआर कहता है यार देखो आपने उससे इतना लोहा ले लिया तो लोहा लेके आप जाया कर रहे हो, आपने प्रोडक्शन की है ना। तो प्रोडक्शन मिनिमम इतने लोहे से इतनी होती है कि आपने 10 टन लोहा लिया है तो आपकी प्रोडक्शन जो है ना सरिया जो कंप्लीट फॉर्म में पॉलिश होकर निकलेगा वो 9 टन तो निकलना चाहिए। आप कह रहे हो 5 टन निकला है, तो जब आपने 10 टन ले लिया तो हम ये तसव्वुर करेंगे, हमें यकीन है कि 9 टन हो गया, तो हम 9 टन के हिसाब से। अगर आप कहते हो कि 10 टन लिया मैंने और 10 टन से मैंने 9.5 टन बना लिया, फिर तो ठीक है हम आपकी 9.5 टन वाली मान लेते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैंने ये 10 टन ले लिया है और मेरा बन रहा है 7 टन, तो जनाब बाकियों का तो 9 टन बन रहा है, आपका क्यों 7 टन बन रहा है? तो इसलिए हम आपको 9 टन के हिसाब से सेल टैक्स लेंगे, ना कि 7 से लेंगे। ये वो कह रहा था, इसीलिए शेड्यूल बनाया गया कि हर इंडस्ट्री की वर्किंग करके इंडस्ट्री की फिर आगे उन्होंने कहा कि मिनिमम प्रोडक्शन इतनी हो। इसके लिए शेड्यूल कौन सा डील कर रहा है? 13 ये उसने पूछ लिया। सॉरी, परसेप्शन ही है इतना यूजली वर्किंग होती है। लाइक देखो ना, हम लोग करते क्या है बीआर में कि कुछ चिराड़ सीमेंट, बड़े बड़े ऐसी कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनका डेटा का एनालिसिस कर लेते हैं कि वो किस तरह चल रही हैं, उनका रेट क्या चल रहा है, वो कितनी बोरियां बनाते हैं इतने मटेरियल से, उससे फिर एक नतीजा अखज कर लेते हैं। और फिर एक नया बंदा जो कि अभी नया नया मार्केट में आया, वो जब बंगियां मारते कहते हैं इन्होंने तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क ये बना हुआ है, वो इस तरह करते हैं चलो उनका प्लांट अच्छा है सारा कुछ बेहतर है, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं आपको, आप हाफ हाफ तो ना लो। ये इस तरह थोड़ा सा रिसर्च कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आप वैसे ही कह दें, हायर कर लेते हैं, एफबीआर के पास बहुत पैसा है तो वो हेड ऑफिस लेवल पे ये स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और फिर देखो लोगों का नाम ऑडिट में कैसे आ जाता है। उसके भी पैरामीटर्स बनवा लिए जाते हैं कि अगर एक बंदा एक साल में, पहले साल में तो 5 करोड़ कमा रहा है, अगले साल यकदम 1 करोड़ पे चला गया, तो फिर एक पैरामीटर लगाया जाता है कि इतने परसेंट से अगर इनकम जो है वो रिड्यूस हो रही है तो उसका ऑडिट जरूर करो। अगर एक बंदे के पास इस साल सिर्फ 10 रुपए थे, अगले साल 10 करोड़ हो गए, तो उसका ऑडिट जरूर करो। इस तरह के पैरामीटर फीड कर दिए जाते हैं। सुने जी सर। हेलो। अच्छा, हेलो। ठीक हो गया। आवाज नहीं आ रही। तो हाँ, तो अब
हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या हमसे वो करवाना चाह रहे हैं। अरे सॉरी, हाँ हाँ, अच्छा, हम्म, हाँ रिमूव कर दो ना। मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे इससे लोग हैं यार कि वही है ना कि कहते हैं लेक्चर दे, रिकॉर्डेड लेक्चर दे, दो दो तीन तीन ग्रुप बना के उसमें लिंक शेयर कर रहे हैं अपनी मर्जी से। और जब क्लासेस लेने के लिए आते हैं उसमें इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि सर मैं मुझसे जो है ना वो गरीब इंसान दुनिया में कोई नहीं है। ये उस बंदे की बात हो रही है कि मुझे फीस माफ़ कर दें, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। और फिर वही बंदा जो है आगे ग्रुप बनाता है और ग्रुप बना के शायद इसके पीछे जो उनकी लॉजिक होती हम्म, है, इसके पीछे जो उनका माइंड है ये काम करने के लिए। कैसे हम लोग दे देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर किसी को, तो ये नहीं माफ़ करते तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर को कैसे छोड़ेंगे। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए, इंस्पेक्टर बनने के लिए बैठे हुए ना, इंस्पेक्टर बन के क्या आप क्या करेंगे, इधर की रोटी कमाएंगे ना, यही है ना, इसीलिए आप आए हुए। तो हम लोगों ने भी मेहनत की है यार कि हम भी रिस्पेक्टेबल वे में एक जो हम बता के कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप एग्री करते हैं तो आप आ जाए, अगर एग्री नहीं करते तो ऐसी कोई बात नहीं है आप ना आए। तो आप एग्री कर देते हैं हाँ ठीक है सर हम ऐसे करेंगे, एग्री करके फिर आप लोग इस तरह करें रिसीव करें तो ये ठीक नहीं है। अगर नहीं आना चाहते हम आपको घर से जाके बुला के तो नहीं लेके आए कि आप आए जी हमारे पास रूम। ये तमाम स्टूडेंट जो कि किसी भी किस्म के ग्रुप का हिस्सा है, जो कि मटेरियल शेयर कर रहे हैं या वीडियो शेयर कर रहे हैं, अगर हमें पता चला एक तो वो ग्रुप से फौरन रिमूव होंगे, और दूसरा अगर कोई ऐसा हमें ऑफेंस पता चला तो हम नोटिस भी, क्योंकि वकील भी हैं तो हम नोटिस भी आपके CNSE हमारे पास है, हम भेज सकते हैं क्योंकि आपने हमारे साथ एग्री किया होगा। ये आप सिर्फ जूम क्लासेस के लिए आए हुए हैं और फिजिकल क्लासेस के लिए आए हुए हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये आप अगर हमारे पूछे बगैर आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ 20 रुपए की वो लगनी है स्टैम्प, जो स्टैम्प होती है सही, और साहब में मुंशी को जाना पड़ेगा। तो उसके बाद CNSE हमारे पास है ऑलरेडी, तो हाजिरी हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा फीस भी नहीं हमारी लगनी कोई भी। तो ये मैसेज है उनके लिए जो कि ये काम कर रहे हैं। जूम से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा चलें जी, एनी हाउ आगे हैं जी, जो भी आ रहा है इसको अभी अब और किसी को एडमिट नहीं कर, जो है वो है बस। अच्छा जी यार, ये सेक्शन 3 जो स्कोप था ना उसमें कोई ऐसा पॉइंट रहा नहीं जो कि सब सेक्शन और हमने देखा नहीं, हमने तमाम सब सेक्शन जो है उनको देख लिया है, कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3B, कलेक्शन ऑफ एक्सेप्ट टैक्स। सेक्शन 3B, कलेक्शन ऑफ टैक्स। अभी इसे देखो कि ये तो याद रखना, आपने मेमोराइज करना है, इसमें भी कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, ये आप इसको रटा लगा लें। कलेक्शन मीन आपने इकट्ठा कर लिया, क्या एक्सेस ज्यादा
टैक्स, सेल टैक्स, आपने ज़्यादा सेल टैक्स इकट्ठा कर लिया, जितना टैक्स था उससे ज़्यादा आपने सेल टैक्स इकट्ठा कर लिया। अच्छा, इसको मैं बताने से पहले ना यार, आप लोगों से भी है कि आप भी ग्रुप के मेंबर हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हो ना जो कि आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू ठीक नहीं हो रही, तो काइंडली हमें रिपोर्ट ज़रूर करें। कि आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है वो आप हमारे साथ शेयर कर दें कि ये इंडिविजुअल है, ये हमसे रब्ता कर रहा है और हमें कह रहा है कि जी मैं आपको दूंगा और मुझे पैसे पे कर दें। तो आपकी आपसे ये सबमिशन है कि आप लोगों ने रिपोर्ट कर देते। और बहुत से अच्छे स्टूडेंट हैं जो कर भी देते हैं कि सर ये मुझे कॉल आई है, मुझे कह रहे हैं कि इस तरह मेरे साथ देख ले, मैं 5 बंदे हम एक जगह पे बैठ जाते, चलो ठीक है बैठे हो, वो आप लोगों की मैनेजमेंट है, लेकिन ये है कि आप हद से तो नहीं गुजर जाओ। आप अलग ग्रुप बना के सबको इस क्लास में से इकट्ठा करके और उनको कोई और चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर। सर फर्दर ऐड करना छोड़ दें आप, हम्म? फर्दर ऐड करना छोड़ दें। हाँ हाँ, अल्लाह पूछे। अच्छा चलो, अब आ गया जी 3B में ये है कि हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स ऐसे कलेक्ट हो सकते हैं। अगर 17% रेट है तो 17 ही होगा ना। मिसाल के तौर पे मैं चीज़ें बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि 100 रुपए की चीज़ है, रेट 17% लगना है, इस पे 117 रुपये मुझे दो और ये चीज़ उठा के ले जाओ। तो इसमें एक्सेस टैक्स वाली कौन सी बात होगी? एक्सेस टैक्स कहाँ से आ गया ये वाला? यार सम टाइम ऐसे होता है कि मैं समझ रहा हूँ कि गुड्स की तादाद जो है ना अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा है, कोई गिनी हुई नहीं। बैग के जिप से अलहदा है, मोबाइल के अंदर कंपोनेंट्स, कैमरा, कुर्सियां, हेलमेट, पता नहीं क्या क्या है कुछ। तो इसमें जो कि आगे सेक्शन 13 या शेड्यूल 6 के अंदर उनको तो एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी सारी की सारी जो है वो टैक्सेबल गुड्स होगी। अब हुआ क्या कि मोहतरम, हुआ ये कि एक गुड का नाम इसके अंदर चला गया, नया लॉ आया, जैसे अभी आ गया अमेंडमेंट 3 जो आ गई है, ये कानून आ गया, मैंने पढ़ा नहीं, मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं 17% से लिए जा रहा हूँ, तो क्या ये जो जिसपे जीरो हो गया था, जिसपे बनता ही नहीं था, एग्जेम्प्ट हो गया, क्या वो एक्सेस टैक्स नहीं हो जाएगा? यही एक्सेस टैक्स। या एक नई चीज आई कि उन्होंने कहा जी कि 17% की बजाय एक शेड्यूल कौन सा जो रिड्यूस रेट को डील करता है, 8, एक गुड का नाम उन्होंने उठाया और रिड्यूस रेट में डाल दिया और कह दिया कि इसके ऊपर 8% होगा। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला, मैं 17% दिए जा रहा हूँ, तो क्या ये एग्जाम्पल एक्सेस टैक्स की नहीं हो जाएगी जी? तो यही यार एक्सेस टैक्स है। अभी वो कहता है कि जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है? टैक्स बनता नहीं था उतना, ज्यादा ले लिया, जब ज्यादा ले लिया तो अब क्या किया जाए उसका? तो इसका बड़ा सिंपल सा उसने हल बता दिया। उसने कहा एक वर्ड यूज किया जाता है, इंसिडेंस। इंसिडेंस ये क्या होता है? साथी दौर में नहीं, इंसिडेंट और है इंसिडेंस। कि बोझ जो है अगर तो एंड कंज्यूमर पर शिफ्ट हो गया है, मिसाल के तौर पे ये मुझसे आया, इसने कोई चीज परचेज की, चीज का क्या नाम ले, हम मार्कर ही कह लेते हैं, हमारे हाथ में मार्कर परचेज की रिटेलर ने, उसने आगे बेच दी कंज्यूमर को, कंज्यूमर ने बोर्ड के ऊपर लिख लिया उसको। अगर ये इंसिडेंस जो बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर चला गया तो फिर तो वो वापस नहीं आ सकता। वो वापस आएगा तो किसके पास आएगा? आप कंज्यूमर को ढूंढोगे। कंज्यूमर आया फैसलाबाद से, लाहौर से नीचे चीज़ें लेके चला गया, जाकर उसने इस्तेमाल कर लिया, आप जाओगे कि यार आपका एक्सेस टैक्स आ गया था, ये ले लो, मैं आपको देने आ रहा हूँ, आप कहाँ पे रहते हो?
मैं ढूंढ को इंसिडेंट, क्योंकि आपका जो टैक्स था वो 8% बनता था, मैंने 17% काट लिया, 9% ज्यादा काट लिया, वो मैं देने आ रहा हूँ कि आप 50 रुपए की मार्कर लेके गए थे, उस पर टैक्स बनता था 12 रुपए, मैंने ले लिया, बनता था 7 रुपए, मैंने ले लिया आपसे 12 रुपए, 5 रुपए देने आ रहा हूँ मैं आपको। तो फिर नहीं, फिर इंसिडेंस अगर कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया है तो फिर एफबीआर को मिल गए। अगर इंसिडेंस कंज्यूमर पे नहीं शिफ्ट हुआ तो फिर आप उसको वापस कर दो अपने जो दरमियान में बंदा बैठा होगा उसे। अगर कंज्यूमर के नॉलेज में आ जाए फिर तो क्लेम कर सकते नहीं, कंज्यूमर के नॉलेज में नहीं, क्योंकि इंसिडेंस बात कानून में लिखी हुई है, इंसिडेंस इज शिफ्टेड टू एंड कंज्यूमर। जब एंड कंज्यूमर पे चला गया, वो उसने उठा लिया, तो फिर कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर दरमियान में, लाइक मैं एक होलसेलर से मैंने माल उठाया, मैं रिटेलर हूँ, तो उसे पता चल गया कि यार जाहिद को मैंने इनवाइस इस तरह की है, तो वो बुला लेगा कि यार आके वापस अपना ले जाओ, क्योंकि अभी तक आपने आगे सेल नहीं किया होगा। तो इस तरह बात चल जाएगी। अच्छा जी, हाँ, और ये अब एक बंदा, उसकी नीयत खराब हो गई, यहाँ पे 17% ले लिया और पता चला ये तो 0% था। वो कहता है मैं लेके यहाँ बैठ जाऊँ। गवर्नमेंट ने कौन सा कहना है, मैंने कहा गुड्स मैंने ये वाली बेची, ये वाली एग्जाम्पशन नहीं पाई जाए, तो अगर आपने ले लिया है ना, ये हक सरकार का है, आप अपने पास होल्ड नहीं कर सकते। आप जिस तरह दूसरा जमा करवा रहे हो, ये भी जमा करवाओगे। आपने किसके नाम पे लिया है? एफबीआर के नाम पे, गवर्नमेंट के नाम पे, फिर गवर्नमेंट को दो। ये नहीं है कि आपको पता चल गया 15 तारीख को, आपको पता चल गया यकम से लेके 15 तक आप काम करते रहे, 15 को पता चला यार इस पे तो मैंने लेना ही नहीं था, या मैंने कम लेना था, मैंने ज्यादा ले लिया, चलो कोई नहीं जेब में डाल देता हूँ। नहीं, आपको जमा करवाना होगा, आपको देना होगा ये एक्सेस टैक्स जो है। हाँ, अगर तो वो वही बात के ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ तो फिर आप उनको वापस कर दो, लेकिन आप खुद रख के नहीं बैठ जाओगे। अच्छा, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे होगा, इंसिडेंस जो है वो क्या है कि नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ वो पूछ लेगा कि एक्सेस टैक्स में जो सेलर है उसके ऊपर होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हुआ कि नहीं। सेलर कौन है? जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स, यही कलेक्ट कर रहा होता है ना, जो बेच रहा होता है, साथ में अपनी कीमत भी ले रहा होता है, साथ में टैक्स भी इकट्ठा कर रहा होता है। आप हाइपर स्टार में जाते हो, चीज लेते हो, उस पर टैक्स लगा होता है 17%, तो वही कलेक्ट कर रहा है ना, अपने पैसे भी कलेक्ट कर रहा है, सेल टैक्स भी इकट्ठा कर रहा है। ठीक, तो ये वो बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जी हमारा ये वाला 3B जो है इसमें कवर हो गया। 3B में कलेक्शन ऑफ एक्साइज टैक्स की बात होगी। एक्साइज टैक्स क्या होता है वो हमने मिसालों के साथ देख लिया कि अगर रिड्यूस पे है और आप वही काम पुराना चलाए जा रहे हो, या आप पुराना नहीं चला रहे लेकिन आपको पता ही नहीं था, ठीक है, तो आप ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, या आप वो इधर से उठ के एग्जाम के अंदर चला गया, आप फिर भी स्टैंडर्ड लिए जा रहे हो, तो ये एक्साइज टैक्स हो गया। एक्साइज टैक्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हमने बता दिया कि इंसिडेंस अगर कंज्यूमर पे चला गया तो वो सरकार को जमा करवा दो, अगर नहीं गया तो जिससे लिया उसको दे दो, लेकिन हर सूरत में किसी भी सूरत में अपने पास रख के नहीं बैठ जाओगे। ठीक है, आगे आगे जी जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का सबको पता है कि जीरो रेट क्या होता है। कोई ऐसा बंदा जिसे पता ना हो जीरो रेट क्या होता है? नहीं पता आपको? हाँ, तो जीरो रेट का जीरो रेट का यही है कि रेट, ये रेट यहाँ पे 17% लग रहा है, वहां पे 0% है। ये नहीं होता बल्कि 0% होता है। इसीलिए जीरो की वजह से जीरो रेट कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई उधर की उधर ही है, लेकिन जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है परसेंटेज जो है वो 0% है, ना कि 17% है या कोई और परसेंट है। जीरो, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने वाली जो भी गुड्स हैं उनको जीरो रेट कहा जाता है। जीरो रेट में कौन कौन सी आएंगी? वही 5वां शेड्यूल यार, ऐसी गुड जिसका नाम 5वें शेड्यूल में आ जाता है वो जीरो रेट है, या ऐसी जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं वो
जीरो रेट सेक्शन डील करता है 4, शेड्यूल डील करता है 5। यही रटा लगाया था हमने। जी सर। शेड्यूल 5। हर वो गुड जिसका नाम, यहाँ नेम लिखे हैं कि कौन कौन सी है शेड्यूल के अंदर, जिसका नाम इसके अंदर आएगा वो जीरो रेट होता जाएगा, उस पे 0% के हिसाब से टैक्स लगेगा। कौन सी है? एक तो अभी फिर जीरो रेट की डेफिनेशन में एक तो आ गई शेड्यूल में जो कि लिखी हुई है, और एक्सपोर्ट वाली, और कोई जहाज वगैरह पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उसके ऊपर उसके अंदर कुछ चीजें इस्तेमाल होंगी जिसको वो कहता है स्टोर्स, आइटम्स वगैरह। तो ये जो कन्वेंस जो बाहर जा रही है पाकिस्तान से, उसके उसके जो स्टोर्स वगैरह हैं वो चार्ज किस रेट से होंगे? वो जीरो रेट से होंगे। ठीक है। और फिर वो कहता है कि इमरजेंसी हालात बन गए, लाइक कोविड आ गया, इमरजेंसी हालात है ना ये। इसमें अगर किसी चीज पे गवर्नमेंट चाहती है कि यार इमरजेंसी है, रेट तो इसका कुछ और बनता है लेकिन हम इसको जीरो रेट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, गवर्नमेंट कर सकती है। लाइक वार इरप्ट हो गई है, चीजों की जरूरत है, तो ठीक है सस्ती ले लो। हाँ नगाही आफत आ गई। हाँ, डिजास्टर आ गया, कोई जिस तरह अर्थक्वेक आ गया, उसमें इस्तेमाल करने के लिए चीजों की जरूरत है, तो उस पर वो 0% कर लें। तो नहीं नहीं चल रही है डाउन। तो हुण आ ही नहीं रहा हो। ओके ओके, एडवन हमारा तेज है, वो बंदे ढूंढता रहता हूँ। अच्छा अच्छा जी, तो ये जीरो रेट में फिर बचो तीन, एक तो होगी जो 5वें शेड्यूल में आ गई, दूसरी एक्सपोर्ट होगी, तीसरी जहाज वगैरह जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो स्टोर्स वगैरह इस्तेमाल होंगे, चौथा ये सारा इसमें कवर हो गया कि नेशनल डिजास्टर की वजह से, इमरजेंसी की वजह से, और हम क्या कहेंगे कि नीड की वजह से कोई ज़रूरत पड़ गई, तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो जीरो में उसको इंक्लूड कर दे। देखो बेनिफिट क्या होता है कि जो चीज़ फॉर एग्जाम्पल 100 की है, सेल टैक्स 17% है, तो चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, 117 हो जाती है। और जब ये जीरो रेट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो कितने की होगी? 100 की। तो ये बेनिफिट हो रहा होता है, तो ये फायदा हो रहा होता है, इस फायदे की वजह से फिर जीरो रेटेड पे डाला जाता है। इसी तरह जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक्सपोर्ट करके अगर हम 117 की एक्सपोर्ट करेंगे तो बायर खरीदार कम होगा, और अगर हम कहेंगे कि ये चीज़ हम 100 की दे रहे हैं तो खरीदार हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, इसलिए ये काम किया जाता है। इमरजेंसी में पड़ गई है तो ये हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें मिलें, ठीक है। तो जब सस्ती जो लोगों को बेचने के लिए उनकी कैपेसिटी के इतने की बेच रहे हैं तो वो डेफिनेटली मार्केट में ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगे और लोग उससे बेनिफिट उठा सकेंगे। लेकिन उसने फिर आगे ये भी कह दिया है कि ऐसी एक्सपोर्ट को तो हमने कर दिया कि ठीक है कि एक्सपोर्ट को जीरो रेट में ले जाओ, लेकिन ऐसी एक्सपोर्ट जो कि की इसलिए जा रही है कि उसको दोबारा री इम्पोर्ट कर लिया जाएगा। हो सकता है ऐसे कि आपने एक्सपोर्ट की चीज़ और उसको आपने जेन में है कि उसको मैं री इम्पोर्ट कर लूँगा, ऐसा जब आप ऐसी एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो रेट नहीं होगा, लिख लें वो 3 चीज़ें बता देगा, 4 कि जो कि जीरो रेट होंगी, और दरमियान में एक लिख देगा जो नहीं है, तो वो कह देगा कि टिक उस पर करो जो नहीं है,
तो आप फिर इसको टिक कर दोगे कि ऐसी एक्सपोर्ट, वो कहेगा एक्सपोर्ट जो है ना वो जीरो रेट है, ये नेशनल डिजास्टर की वजह से शामिल कर दी गई, वो जीरो रेट है। जहाज बाहर जा रहा है, उसके ऊपर प्रोविजन और कंज्यूमर स्टोर्स यूज हो रहे हैं, जीरो रेट है। एक्सपोर्ट की जा रही है लेकिन जेन में है कि इसको वापस री इम्पोर्ट कर लिया जाएगा, ये भी जीरो रेट है। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये जीरो रेट नहीं है, ये जीरो रेट नहीं है, क्योंकि इसमें इरादा ये था कि वापस इम्पोर्ट की जाएगी। फिर वो कहता है कि आपने कस्टम एक्ट के मुताबिक आपने एक्सपोर्ट करने के लिए किसी चीज़ को लिखवा लिया कि ये मैं एक्सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो उसको भी जीरो रेट से निकाल दिया जाएगा। आपने एक्सपोर्ट के लिए एंट्री करवा दी कि हम एक्सपोर्ट करेंगे कोई चीज़, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं करते, तो वो भी एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेट में नहीं आएगी। और फिर वो कहता है कि कुछ ममालिक हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उन पे जीरो रेट नहीं होगा। अब आप सोच के बताओ कि ये कंट्री कौन से हो सकते हैं। लाइक यार अफगानिस्तान है, वहाँ पे एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे तो पता ही नहीं चलता, इसलिए कहते हैं कि जनाब लोग इधर से घुमा के ट्रक इधर से अंदर ले आते हैं। ऐसे ही होता है ना कि इधर से एंट्री किया, स्मगलिंग उधर से चक्कर लगवा के स्मगलिंग। जो बाड़ा वगैरह में सामान क्यों सस्ता है, शावर एरियाज में क्यों सस्ता है, क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट होती है उनको छूट हासिल है कि डायरेक्ट ट्रांजिट के तौर पे यहाँ से निकाल के ले जाएं। पाकिस्तान कस्टम उनसे उस तरह की ड्यूटीज कलेक्ट नहीं करता जो कि कलेक्ट होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है उसके लिए। तो वो एक्चुअली पोर्ट के ऊपर पैसा नहीं लिया जाता उनसे, जब उनसे लिया नहीं जाता तो ये वाली चीज़ उनको इतनी की मिल जाती है, वो घुमा के फिर शालम मार्केट में आकर रुक जाती है। जो यहाँ से कर रहा है वो इतने की लेके आ रहा है, वो जो उधर वाला है वो इतने की लेके आ रहा है। ये 100 रुपए की लाग 105 की बेच देता है, ये 117 की लाग 105 की बेच सकते हैं। इसीलिए वो लोग आगे निकलते जाते हैं, हमारे वाले नीचे बैठते जाते हैं। आपने देखा होगा ना हर जगह पे कि जो उधर के ओरिजिन है वो बिजनेसेस पे काबू किए जा रहे हैं। वो ये वाली टेक्निक्स, ये और कुछ और टेक्निक्स हैं, और कुछ वो हार्ड वर्कर भी हैं वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो हैं यहाँ के वो पाकिस्तानी ओरिजिन जो है वो नहीं कर पा रहे, जो पाकिस्तान से आउट वाले ओरिजिन है वो ये वाली चीज़ को मिस यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आजकल बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सब ऐसे हैं, कल आप इंस्पेक्टर बनेंगे, आप में से बहुत से शहजादे होंगे जिनका बहुत बड़ा नाम होगा, उसका बहुत बड़ा नाम बन जाता है कि यार 10 लाख तो नीचे गाली नहीं करता नहीं यार ये मेरा स्टैंडर्ड ही नहीं है, इससे नीचे मैंने नहीं आता। तो फिर वो फैसिलिटेट कर जाते हैं। तो जनाब फिर हमने ये सारा आपको बता दिया कि ज़ीरो रेट में कौन कौन सा शामिल होगा, और ज़ीरो रेट में से निकलेगा तो कौन सा निकलेगा। एक्सपोर्ट कौन सी वाली निकल जाएगी, ऐसी एक्सपोर्ट जो कि री इम्पोर्ट करने के लिए की जा रही है वो निकल जाएगी। ऐसी एक्सपोर्ट जो कि गवर्नमेंट के बताए हुए ममालिक में की जा रही है तो वहाँ पे ज़ीरो रेट नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ममालिक बताए होंगे, आप वो ये नहीं कहेंगे अफगानिस्तान में, गवर्नमेंट के बताए हुए ममालिक में अगर एक्सपोर्ट की जा रही है तो वहाँ पे ज़ीरो रेट नहीं होगा। और एक अगर आपने कस्टम एक्ट के मुताबिक इंटर करवा दिया कि मैंने एक्सपोर्ट करनी है और जीरो रेट ले लिया लेकिन की नहीं, तो वो भी निकल जाएंगे। बाकी सारे के सारे जो है वो एक्सपोर्ट में आ जाएंगे। अच्छा, अब एक सेक्शन आ रहा है सेक्शन 5। अभी सेक्शन उतने बड़े बड़े नहीं हैं जितने के स्कोप वाला था और दूसरे थे। आगे शुरू वाले सेक्शन है, आगे और भी छोटे होते जाएंगे। सेक्शन 4 हो गया। हाँ, 5 पे आगे तो 5वें के बाद 11 तक जाना, 11 के बाद 13 और 13 के बाद सारे खत्म 20 लिमिटेड है। अच्छा, चेंज इन टैक्स रेट। अब ये किस चीज के बारे में बात हो रही है यार, किसके बारे में बात हो रही है? कोई भी टैक्स रेट है उसमें तब्दीली।
अगर तब्दीली हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे? इनको बता दो यार। अच्छा, जी सर। तो चेंज तब्दीली में टैक्स रेट में तब्दीली, मिसाल के तौर पे आज टैक्स रेट ये है, हफ्ते के बाद टैक्स रेट ये हो जाता है, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कर देती है, तो फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर क्या असर होगा? आपको किस दिन वाला टैक्स रेट लगेगा वो अभी डिसाइड होने जा रहा है। आपको हफ्ते हफ्ते के बाद ये हो गया, पहले ये था, ये तब्दीली आ गई टैक्स रेट में, तो आप पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है इसका, ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 के अंदर। मिसाल के तौर पर आप लोकल सप्लाईज करते हैं, जिस दिन आपने सप्लाई की वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त चाहे ये था जो भी टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त था वो रेट लग जाएगा। यार पीरियड, टैक्स पीरियड हमारा कितने दिनों का होता है? 1 मंथ के अंदर रेट चेंज हो जाता है। तो रेट पिछले 15 दिन का कुछ और है, अगले जो प्रीवियस दिन थे उनका कुछ और, आधे महीने का कुछ और, आधे महीने का कुछ और। रेट कौन सा लगेगा? हम ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं? तो जनाब आप बिल्कुल काम हो जो, ठंडे हो जो, जब आप सप्लाई कर रहे हो उस वक्त उस मिनट पे जो था वो वाला लगा दो, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा सप्लाई लोकल ही होती है और कहीं से सप्लाई नहीं आती? जी, और कभी और सप्लाई लोकल ही होती है बस, और क्या होती है? आप खरीद के कैसे, आप लोकली खरीद रहे होते हो, बाहर से कभी कुछ नहीं खरीदा, बाहर के ममालिक से भी खरीद लेते हो ना। अब बात होगी इंपोर्ट के वक्त क्या होगा। इंपोर्ट के वक्त वहां तो एक प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस वक्त आपको किस तरह टैक्स का रेट मुंतखब करना होगा। लाइक जहाज पहुंचा, मोस्टली शिप के ऊपर आ रही होती है ना, पोर्ट इसलिए कहते हैं पोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। ग्वादर पोर्ट पूरी दुनिया को मसला बना हुआ है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन गई है, चाइना जो है यहाँ से कॉरिडोर ले गया है, तो सारी दुनिया को इशू है इसमें, सबको पता है कि, तो इंडिया को भी है। उसने इसके पैरेलल जो है चाबहार ईरान में बनाना शुरू की और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ। चाबहार चल रही है, नहीं इस तरह नहीं हम ख़त्म कर सकते जिस तरह हमने अफगानिस्तान में कर लिया। लेकिन हर कंट्री के अपने मफादात होते हैं, लड़ रहा होता है, हर मुल्क लड़ता है अपनी बका के लिए। पाकिस्तान भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहे हैं, ईरान भी लड़ रहा है, अफगानिस्तान वालों ने भी लड़ा अपने लिए। अच्छा, तो इससे हम हट के आते हैं। तो जहाज़ पहुंच गया KPD पे, कराची पोर्ट ट्रस्ट पे या पोर्ट कासम पे आ गया। कासम शायद ऐसे लिखते हैं या इससे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पे जहाज पहुंचा, आप एक GD देते हो, ये क्या होता है? गुड्स डिक्लेरेशन। गुड्स डिक्लेरेशन, ये गुड डिक्लेरेशन आपने प्रेजेंट किया। जब आपने गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया ना कि ये ले लें, ठीक है, जब आपने किया उस वक्त जो रेट था ना वो रेट ऑफ टैक्स, उस वक्त ये था तो ये होगा, ये था तो ये होगा। ऑन द टाइम जो होगा, जब आपने वो पूछेगा कि आप गुड डिक्लेरेशन जब आपने प्रेजेंट किया उस वक्त जो रेट था ना वो लग जाएगा। अच्छा, सम टाइम होता है कि गुड्स जो हैं वो आप यहाँ से नहीं पहुँच सके, वो वेयर हाउस बने होते हैं, वेयर हाउस बहुत बड़े बड़े बने होते हैं, वो चला गया वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस से भी जाके माल उठाना होता है। अगर आपने अमेरिका से मंगवाया है तो आपने इसलिए थोड़ी मंगवाया कि वेयर हाउस में पड़ा रहे, आप वहां से क्लियर करवाएंगे।
तो वेयर हाउस से क्लियर करवाते हुए जो आपने वहां पे बिल ऑफ एंट्री या जीडी प्रेजेंट की, उस वक्त जो रेट था, बिल ऑफ एंट्री या जीडी आपने उनको दी कि ये ले जी, इसमें ये आया मेरा माल, मेरा क्लियर कर दे, जो टैक्स बनता है वो ले दे, उस वक्त जो रेट था वो रेट लग देगा। हालांकि जब पहुंची पोर्ट के ऊपर उस वक्त पता नहीं क्या रेट था, उस वक्त ये हो, लेकिन आप वेयर हाउस से निकालने के लिए गए, उस वक्त जो रेट था आपने जीडी दी, वो रेट लग जाएगा जी। इसका वेयर हाउस को नुकसान नहीं होगा? यार नहीं ना, कि आपने भी पोर्ट कासम से जाके नहीं छुड़वाया, पोर्ट कासम के वेयर हाउस में पड़ गया, आपने वहां से ले लिया माल जाके, ठीक है। उन्हें नुकसान नहीं प्लीज ना होता, बस ज्यादा रेट हो वेयर हाउस का कम हो जाए। नहीं वो तो अभी देखो, आपको तो नहीं पता कि गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर देना, लेकिन अगर और ये चेंज होता भी नहीं है, बड़े अरसे से 17% चल रहा है, वो 3-4 साल से चल रहा है। लेकिन अगर चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, ये उसके हिसाब से है कि अगर इस सिचुएशन पैदा होगी तो फिर आपने क्या करना है, कानून बनाया जा रहा है। तो लेकिन अगर हमें पता हो एक हफ्ते बाद कम होना है तो कैसे पता उसको होगा यार? वेयर हाउस में नहीं पता होता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, इतने सालों से तो चेंज नहीं हुआ। अगर ये आपको पता चल गया तो भाई फिर आप मिसयूज कर सकते हो, फिर इसका और कोई हल नहीं है। फिर यही कहा जा सकता है ना कि आप वेयर हाउस को आप देखते हो कि यहाँ पे मैं टैक्स बचा सकता हूँ, फिर आप टैक्स मैनेजमेंट पे चले जाओगे। टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फर्क है, ये वाले बताएंगे भाई। टैक्स एवेड करना, टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, इनमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिवीजन है कि अगर 50 लाख की चीज बेची है तो 30 लाख की लिख दी आपने, तो टैक्स जो अवॉइडेंस है वो मैनेजमेंट के अंदर मतलब हाँ, जैसे आपको पता चल गया कि यार 17% से 10% पे जा रहा है, तो आप उधर से जाके जहाज से क्लियर करवाने की बजाय आपको जाने तो वेयर हाउस में 7% मुझे बच जाएगा, तो आपने बचा लिया। आप कानून के अंदर रहकर, कानून के दायरे के अंदर रहकर, ये कानून का दायरा है, लॉ का दायरा है, लॉ के दायरे के अंदर रहते हो और अपने टैक्स को मैनेज करते हो। इसको टैक्स मैनेजमेंट कहा जाए या टैक्स अवॉइडेंस भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप दायरे को तोड़ देते हो, ठीक है, आप इनवॉइसिंग गलत करना शुरू कर देते हो, आप कमाते करोड़ हो, लिखते 50 लाख हो, ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो? टैक्स की चोरी कर रहे हो। टैक्स की चोरी को टैक्स एवेजन कहा जाता है। अच्छा, तो ये हमने अब देख लिया। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि जहाज रास्ते में ही होता है, जहाज अभी सऊदी अरब से चला है तो आप क्लियरेंस के लिए पहुंच जाते हो, एडवांस में ही पहुंच जाते हो यार, पहुंच जाते हो। ऐसे होता है कि जहाज अभी उधर से पहुंचा, आपका जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट है, ही इज अ वेरी एक्टिव पर्सन। हमारे पास बड़े एक्टिव पर्सन हैं वैसे, जो कि नहीं काम हो रहा हो तो वो भी करवा देते हैं। तो आप उस तरह का बंदा ले लिया, आपने, आप लाहौर बैठे हो, कहते हो यार मैं ऐसा बंदा मुझे चाहिए कराची में जो कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आने दे, मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो वो जैसे ही जहाज लगे कंटेनर चढ़े और सीधा लाहौर के लिए डिपार्ट कर दें, क्योंकि अगर लेट होंगे तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग का अमल रुक जाएगा, मैंने जो चीज़ें बनानी है वो लेट हो जाएंगी। तो फिर ऐसा होता है कि लोग एडवांस में जाके जीडी जमा करवा देते हैं कि ये चीज़ें, ये है गुड डिक्लेरेशन। गुड डिक्लेरेशन हो गया तो क्या जो गुड डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट हुआ एडवांस में, उस टाइम पे जो रेट होगा वो होगा? नहीं, फिर होगा जब मैनिफेस्ट ऑफ शिप, ये वो इस तरह पूछ सकता है कि एडवांस में जब शिप आ रहा है, एडवांस में आप जाके जमा करवा देते तो रेट ऑफ टैक्स किस डेट से होगा? जब आपने जीडी दी, जब आपने मैनिफेस्ट ऑफ लिस्ट दी, इन दोनों में से जो भी दे दिया, बोथ ऑफ दी अबव या नॉट ऑफ दी अबव, तो आपने कहना है मैनिफेस्ट ऑफ शिप। मैनिफेस्ट क्या होती है? ये एक लिस्ट होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि लिस्ट होती है कि पूरे जहाज के ऊपर क्या क्या कुछ है, जो जहाज आ रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें, उसके ऊपर टेक्सटाइल प्लांट कैटेगरी नंबर दिस ये है, उसके ऊपर ये है। जैसे अगर आप पैसेंजर जा रहे होते हैं ना, जैसे आप यही कि जहाज पे जा रहे हैं,
वो पैसेंजर्स की मैनिफेस्ट इशू करते हैं। इसमें जी जाहिद सीट नंबर दिस, CNIC नंबर दिस, फला दिस, सीट नंबर दिस, फादर दिस, वो सारा लिख देते हैं। वो क्या होती है? वो मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट क्या है? लिस्ट है जो कि बता रही है कि इसके अंदर या ऊपर क्या है। तो ये मैनिफेस्ट ऑफ शिप जब दी जाती है, GD नहीं, उस दिन जो रेट होगा वो रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि वेयर हाउस में आपने जाके GD दे दी, यहाँ पे वेयर हाउस था, GD दे दिया आपने, उस दिन जो रेट था वो आप पे लग गया, लेकिन आप वो टैक्स 7 दिन के अंदर जमा नहीं करवा सकते। ये भी पूछेगा वो कि 7 दिन के अंदर, अभी मैं वापस आ गया, मैनिफेस्ट आपको भूल जाओ, मैनिफेस्ट वाला क्लियर हो गया, वो क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया कि जब जहाज पे एडवांस में चीज़ें आ रही हैं, आप GD से हटकर आप मैनिफेस्ट ऑफ लिस्ट आंसर पे जाओगे, मैनिफेस्ट ऑफ शिप पे जाओगे। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं कि ये जब हमने वेयर हाउस वाली बात की थी, हमने कहा GD प्रेजेंट की जो रेट था वही रेट लगेगा उस दिन जो था। GD प्रेजेंट करते हुए वेयर हाउस से चीज़ें छुड़वाते हुए क्लियरेंस कराते, क्लियरेंस ये होता है चीज़ें छुड़वाने जा रहे थे, लेने जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सेल टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया आपको उस दिन के हिसाब से जो रेट था। आप 7 दिन पर्ची जेब में डाल के घूम रहे हैं, 7 दिन गुजर के आपने जमा नहीं करवाई। 8वें दिन आप कहते हैं मैं ये सेल टैक्स जमा करवा दूं, कहते हैं नहीं जी, अब जो 8वें दिन पे रेट है वो लगेगा, पिछला नहीं लगेगा। वो कम हो जाए, चाहे कम हो ज्यादा हो वही हो, लेकिन जो 8वें दिन पे होगा आपकी ये वाली 7 दिन वाली पर्ची खत्म। 7 डेज का टाइम हो, 7 डेज मतलब बताने का था कि 7 दिन वो यहाँ 7, 14, 15, 21 दिन के साथ आपके साथ खेल सकता है। तो आपने याद रखने कितने दिन, क्यों वैलिड कितने दिन के लिए होती है? वो वैलिड होती है 7 दिन के लिए। उसके बाद वो वैलिड तो रहती है, लेकिन अगर रेट चेंज होगा तो रेट आपको कौन सा लगेगा? जो चेंज होके आ गया, पुराने वाला नहीं लगेगा। अगर वो रेट वही है तो वो वैलिड ही है, वो चल जाएगी। लेकिन रेट चेंज होगा तो उसकी वैलिडिटी खत्म, फिर जो चेंज रेट है वो लगेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा यार, आगे आ जाता है टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। टाइम और मैनर ऑफ पेमेंट क्या होगा टैक्स का? क्या होता है जी टाइम? सेल टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए मैंने बताया था, या आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स का टैक्स जमा करवाने का टाइम क्या होता है जी? इनकम टैक्स का देखो, आप लोगों ने ना आंसर देने से पहले क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है। माई क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स? आप पे जो टैक्स लगा 15, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, आप सेल टैक्स का बताए जा रहे हो। फिर मैं कह रहा हूँ प्लीज कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स को जमा करवाने का टाइम क्या है, किस टाइम पे इनकम टैक्स जमा करवाना होता है जी? 30 जून। 30 जून। जैसे अभी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि आपको तो बताया हुआ, इस पे बड़ा जोर दिया मैंने जी। 30 सितंबर। उससे पहले जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करते हुए आपने वो डेट तक लाजमी करवाना है। अगर आप नहीं करवाओगे रिटर्न ही फाइल नहीं होगी। ऑन द फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, उस दिन ड्यू हो जाता है। अगर आप वो जमा नहीं करवाओगे, साथ अटैच नहीं करोगे, रिटर्न सबमिट नहीं होती। हो जाती है अगर किसी का टैक्स ड्यू आ रहा हो और वो पे, हाँ एडमिटेड टैक्स आ जाता है, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये है कि आपने रिटर्न फाइल करने के टाइम तक आपने ज़रूर जो है वो जमा करवाना होता है। मैं इस पर कुछ पॉइंट हाईलाइटेड है, मैं वो देख रहा हूँ कि कोई MCQ आपका रह ना जाए। हाँ, ये देखो एक पॉइंट बहुत ज़रूरी था। 15 दिन महीना है, लेट्स सपोज हम महीने की बात करते हैं कि महीना कौन सा है। महीना है, पिछला महीना ही ले लेते हैं, अगस्त का।
हम अगस्त को यूज करते हैं। अगस्त है 1 से लेकर 31 तक। अगस्त की 1 से लेकर 18 तक रेट रहा 17% और 19 से लेकर 31 तक हो गया 10%। आप रिटर्न क्या जमा करवाओगे? जी बताएं। एक रिटर्न जमा करवाओगे, 2 करवाओगे, 3 करवाओगे, 4 करवाओगे, कितनी रिटर्न जमा करवाओगे? हाँ जी, एक ही होगी। एक होगी। जितने दफा चेंज हुआ उतनी रिटर्न। देखो ना, ये पॉइंट मिल गया कि हमने देख लिया कि जितनी दफा रेट चेंज, अगर समझो 4 दफा चेंज होता है, हर एक की सेपरेट रिटर्न। ठीक, 2 दफा चेंज हुआ 2 रिटर्न, 6 दफा चेंज हुआ 6 रिटर्न। लेकिन होता नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, क्वेश्चन के लिए तो हो सकता है ना। अच्छा यार, अब आ जाओ टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। सेक्शन 6। ये सेक्शन 5 मेरे ख्याल से काफी बेहतर था, इसमें चीजें हैं जो कि आ सकती हैं। सेक्शन 6 को करते हैं, उसके बाद हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। टाइम, वक्त क्या होगा, मैनर, तरीका क्या होगा, किसका, पेमेंट का, किस चीज का, टैक्स का। वक्त क्या होगा, तरीका क्या होगा टैक्स को पे करने का, सेल टैक्स को पे करने का। इसका तो हमने कर लिया कि जी अगर तो सप्लाई है लोकल, सही आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप कितना टाइम होना चाहिए? टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट सुने जी क्या कहते हैं? जी सर। जी आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। बड़ी इंटरप्शन हो जाती है ऑनलाइन भेजी। हेलो जी, भी रही है। जी आप सही कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, आपकी बात ठीक है कि जितनी दफा भी जी जी रेट चेंज होगा, देखो रिटर्न आपने जब लाइक 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त है, ठीक है, तो रिटर्न आपने इसकी कब सबमिट करनी होती है? 15 तक, अगली 1 अगस्त है तो 15 सितंबर तक। आपको पता चल गया और ये इसके दौरान आपको पता चला कि 3 दफा पर डेट चेंज हुआ। वो लड़का नीचे खड़ा हुआ है, उसको कह रही है आप प्लीज आके ना उसे बुला लें। तो 3 दफा रेट चेंज हुआ, तो बेटा 3 सेपरेट रिटर्न फाइल करोगे आप, ठीक है। आपने 3 दफा 3 रिटर्न सबमिट करनी, 3 सेपरेट रिटर्न जमा करवानी है। एक रिटर्न पे आपका काम नहीं चलेगा, कानून कह रही है, ठीक है। सर वो फिर कैसे कैसे जमा करवानी है, मतलब जब जब रेट चेंज हुआ? यार जब अपनी स्टेट को करता है ना यार, जी स्टेट को जितनी भी रिटर्न सेपरेट डेट की बनेंगी वो बनानी है और सबमिट कर देना। अच्छा, ठीक हो हाँ। गया। पिछले माह की, हाँ ठीक हाँ हो पिछले महीने ना गया। ये पीरियड है और ये टाइम है, ठीक हो गया। उसको बता देना था कि इस तरह से। अच्छा तो तो 3 बार पैसे चार्ज करें। हाँ 3 दफा पैसे चार्ज करें यार, क्या क्यों इसको कंफ्यूज कर रहे हो? ये तो बड़ा सिंपल सा था। चार्ज तो जिस वक्त टाइम ऑफ सप्लाई हो रही है उसने तो इकट्ठा कर लिया। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं जाहिद,
मैं सेल्स कर रहा हूँ पूरा महीना, जो मैंने सेल्स की हमने की कहा था कि 1 से लेकर 18 तक रेट है 17%। तो बेटा जब भी मैं ये सेल करूंगा, सेल करके पैसे नहीं लूंगा। जिस दिन मैंने 17 को एक 17 डेट है, मैंने सेल्स की एक चीज 100 रुपए की मैंने सेल की, उसको कहा जी 17% रेट है, मुझे 17 आप दे दो इसके और 100 रुपया मेरा, 117 रुपये मुझे दे दो आप। 117 ले लिए यार, ये मैंने ले लिए उससे। 16 को मैंने एक सेल की थी 1000 की, उससे 17% मैंने कलेक्ट किया था 170, टोटल मैंने उससे लिया था 1170 हो गया। एक कस्टमर मेरे पास आया था, वो मेरे पास पहुंचा था जी हमने जो कहा था ये 19 से लेकर 31, यहाँ पर रेट है 10%। एक कस्टमर मेरे पास 1,00,000 रुपए का आ गया और डेट थी 22, डेट 22 थी, 1,00,000 रुपया लेके आ गया वो, 10% रेट था। मैंने उसे कितने लेने हैं? 10,000, 10,000 वो और 1,00,000 सप्लाई का, उससे ले लिया मैंने 1,10,000। यार ये भी मैं ले चुका हूँ, ये भी मैं ले चुका हूँ, ये भी मैं ले चुका हूँ। तो ये मैंने डिफरेंट रेट पे नहीं लिया, ये दोनों एक रेट पे ले लिए, ये एक रेट पे ले लिया। अब मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मसला है कि मैं रिटर्न जो है वो नहीं फाइल कर पा रहा। मैं रिटर्न फाइल करूंगा 1 से लेकर 18 तक की एक रिटर्न जमा करवा दूंगा, एक गोशवारा करवा दूंगा सेल टैक्स का, और सेकंड जो है वो डेट ये वाली, इसका मैं दूसरा गोशवारा जमा करवा दूंगा। 2 गोशवारे जमा हो गए। ये गोशवारा जमा करवाते हुए बता दूंगा कि मैंने इतना टैक्स इकट्ठा किया है, एफपीआर ले लो मुझसे। दूसरे वाला गोशवारा जमा करवाते हुए कहूंगा मैंने इतना टैक्स लिया, ले लो मुझसे। इशू क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है, ये बड़ा सिंपल है ना। शायद वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाई, तो ये बड़ा सिंपल है कि अगर लेट्स सपोज करो कि अगर 19 से लेकर 25 तक एक और रेट होता और आगे फिर रेट चेंज हो जाता, तो यार जो उस वक्त चेंज रेट होता उससे हम पैसे ले चुके हैं, वो पैसे लेने के बाद महीना खत्म हो गया है, 15 तारीख आ गई है, हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, जिस हिसाब से इकट्ठे किए उस हिसाब से कुछ वाले जमा करवा देते हैं। अगर 5 दफा रेट चेंज हुआ 5 दफा कर लो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कैरियर में शायद भी एक आध दफा हुआ हो। ये 17 ही चल रहा है, कब से चल रहा है 17? बड़े अरसे से कोशिश की जा रही है कम करते हैं कम करते हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने पैसा ज्यादा इकट्ठा करने की तरफ जाना वगैरह ज्यादा करते हैं, कम क्यों करते हैं? तो कम नहीं हो पा रहा। तो सेक्शन अगले पे चले जाए, ये वाला था टाइम एंड मैनर वाला। हम जी सेल टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, सेल टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं और उसका सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं अभी, और सेक्शन 6 का जो टाइटल है टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट है। आप यही लाहौर से आए हैं? आप राजस्थान से? इसी मकसद के लिए आए हैं आप या पहले ही यहाँ रहते हैं? नहीं, मैं जनवरी में आया हूँ सर। ये सीटी आई थी, अप्लाई किया था, वकील साहब ने कहा था कि ये अप्लाई कर लो सर के पास। वकील साहब कौन है? वकील इजाज़त। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये है ये सेक्शन डील करता है, टाइटल ऑफ दिस सेक्शन इज टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। टाइम, क्या टाइम होगा जब आप पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट होने जा रही है एफपीआर को, पेमेंट किसको होने जा रही है? एफपीआर को। क्या टाइम होगा और किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं सेल टैक्स जो आपके पास है, उनको तो सुनें जी। अच्छा, तो टाइम एंड मैनर ऑफ में ये है यार कि पेमेंट के तरीकेकार क्या है, ये तो आप सबको पता है कि किस तरह एफपीआर को पेमेंट हो सकती है। और मेरा बोर्ड पे जो लिख रहे हैं मुझे नहीं पता चला। स्टूडेंट है वो कह रहे हैं बोर्ड पे जो लिख रहे हैं मुझे नहीं पता चला। यार उसका सेट ही ठीक होगा, बाकी वो तो पता चल रहा है। देखो इधर तो टूट रहा इतनी हो जानी थी कि आप मुझे खड़ा होना मुश्किल हो जाना था। वो इससे कंफ्यूज हो गए जो हमने ये वाला मतलब किया, वो गलत क्या करवा रहे हैं। अभी वो इस तरह है ना, देखो अब एक थोड़ा सा मसला होता है ना तो इधर इतना शोर हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो एक आध बेचारे के साथ ऑनलाइन इशू हो जाता है कि सिग्नल। अच्छा, तो टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट के हमने यार मुझे बताओ पेमेंट कितने तरीके से हो सकती है?
आप अपने मोबाइल से भी ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन हो सकती है। ऑनलाइन हो सकती हो, आप बैंक में जाके स्लिप भर के वो भी जमा करवा सकते हो, और चेक भी ले सकते हो अटैच करके जो CPR बना। तो ये सारे के सारे क्या है, मैनर, ये वो मैनर है। डिस्कशन हम इस पे करते हैं। बताओ कि किस टाइम जो है ना, अभी आपने जब रिटर्न फाइल करनी है सेल टैक्स की, तो उसमें भी ये होता है कि आप सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते जब तक आप अपना ड्यू टैक्स जो है तो आपका बना वो आप पे नहीं कर देते। ठीक है, अभी आप बताओ फिर कि टाइम का आंसर क्या हो गया लोकल सप्लाई की सूरत में। जो आप सप्लाई कर रहे हो उसकी सूरत में टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ पेमेंट क्या हो गया, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न टाइम फिर हो गया। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं आप, तो फिर क्या होगा, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। लेकिन यार क्या सेल टैक्स इसी तरीके से जमा होता है और कोई तरीका सेल में नहीं आता? इंपोर्ट पे भी तो सेल टैक्स कट रहा होता है ना, जमा करवा रहे होते हैं आप, उस वक्त टाइम क्या होगा? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हुए आप डेफिनेटली पेमेंट कर रहे होते हैं तमाम चीज़ों की, जिसमें कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, रेगुलेटरी भी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी है, पोर्ट के पैसे भी हैं। तो उस वक्त टाइम बड़ा क्लियर हो गया जी। कि लाइक आप चीज़ इंपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट किया एनी गुड, कोई भी गुड आपने इंपोर्ट कर ली, ठीक है, वो शिप के थ्रू पहुंच गई कराची KPT। अब वहाँ पे क्या होता है, अगर 100 की पहुंची है, वहाँ पे आप कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ड्यूटी के बाद उस पर कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो वो लग जाती है, उसके बाद उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लग जाती है, उसके बाद उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। ये सारी ड्यूटियाँ लगने के बाद 100 रुपये वाली चीज़ तकरीबन 130 की पहुंच चुकी होती है तकरीबन। अच्छा, अब यहाँ पे सेल टैक्स भी लगता है, सही? अब मुझे बताओ कि इसका पेमेंट का टाइम क्या हो? जनाब जब जहाज से उतर गई, आपने यहाँ पे कस्टम वाले बैठे हुए हैं, उनको आप कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, तो मोहतरम वहाँ पे आप ये भी पे कर रहे हैं। तो वो इसका मतलब हुआ, जवाब आ गया कि जैसे कस्टम ड्यूटी जमा होती है इंपोर्ट के वक्त, वैसे ही सेल टैक्स जो है वो जमा हो जाता है, और वही टाइम है, टाइम ऑफ पेमेंट है इंपोर्ट की सूरत में। ठीक हो गया? अच्छा, नहीं जी, ये सिर्फ सेक्शन ये इसमें यही था। मैनर आपको अगर आप कहते हो तो मैं कैलकुलेट कर और बोल देता हूँ कि अच्छा यार, कस्टम ड्यूटी वहाँ पे जो होती है वो कस्टम ड्यूटी कैसे जमा हो रही होती है? किसी को है एक्सपीरियंस कि किस मैनर से हो रही होती है? क्योंकि बुक साइलेंट है उसके बारे में। मेरे ख्याल से वो भी कोई डिपॉजिट स्लिप वगैरह बनती है वहाँ पे, पोर्ट के ऊपर कोई स्लिप बनाते हैं कस्टम वाले, वो आप जमा करवाते हैं वहीं पे। बैंक, नेशनल बैंक तो मैंने देखा है वहाँ पे, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी लगी थी। तो वो ड्यूटियाँ लेके लोग आ रहे होते हैं कस्टम वालों से तैयार करके, वो वैल्यूएशन वगैरह कर रहे होते हैं ना। जब यहाँ पे चीज़ उतरी, आप कहते हो 100 रुपये की चीज़ है, कस्टम वाला की वैल्यूएशन ऑफिसर की आती है ना जॉब, कस्टम में वैल्यू सॉरी, तो उनका काम क्या होता है, वो जो चीज़ आ रही होती है उसकी वैल्यू सही मालूम करना। अगर आप 100 कह दो, चीज़ वो 1 लाख की FBR मानता जाए, तो देखो कितना ह्यूज लॉस होने जा रहा है। इसलिए वैल्यूएशन ऑफिसर भर्ती किए जाते हैं। वो क्या क्या कुछ करते हैं, वो फिर मुझे नहीं पता वो क्या क्या कुछ करते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ करते हैं। फिर वो 100 वाली चीज़ काफ़ी घूमती है।
तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल से फिर भी यही कुछ मिलता है। बहुत से वैल्यूएशन ऑफिसर जो है वो साल 1.5 साल 2 साल जॉब करके ना छोड़ के आगे पीछे हो जाते हैं। तो बड़ी तगड़ी जॉब है वैल्यूएशन ऑफिसर की भी। अगर आप वैल्यूएशन ऑफिसर लग जाए ना, ऐसे ही इतने आ जाते हैं कि कहते हैं कि यार अब क्या करना है, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो ये एफबीए जहाँ पे भी रेवेन्यू इन्वॉल्व है ना, वो जॉब्स जो हैं वो जहाँ पे भी रेवेन्यू लग गया, हाँ, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे देख लो, इवन के जो पटवारी जो है वो किस स्केल का होता है, वो भी अभी कहीं हुआ है। पहले जब ये 5वें में था, अगर 9वें में हो गया तो, और उनको अपने दफ्तर में चेयर रखना अलाउ नहीं है। आपने देखा वो नीचे बैठे होते हैं सारे, वो खुशी से नहीं बैठे होते। सरकार ने कहा हुआ है कि आपको नीचे रखेंगे, जिस तरह रेल रखते हैं ना कुरान पाक को पढ़ने के लिए, तो वो उतना सा एक डिब्बा लेके नीचे बैठे होते हैं। हाँ, वो तहसीलदार से भी ऊपर होते हैं वो जो पटवारी होते हैं। और पटवारी का मुंशी जो है, जो उसने साथ वैसे रखा होता है, वो क्या होता है, वो भी बिला होता है। वो फर्द आप लेने जाओ ना तो वो फर्द ही नहीं देता आपको। हाँ जी, तो अच्छा यार, ये फिर ये आपको पता चल गया कि ये हमने, तो ये वो जो भी मॉड, जिस तरह का भी मॉड, जो भी मैनर इंपोर्ट के वक्त कस्टम ड्यूटी का होता है, वही सेल टैक्स का होता है। आंसर ये हुआ कि जो मैनर कस्टम ड्यूटी का है वही मैनर सेल टैक्स का है। लेकिन जो बैंक वाला है, जो सेल टैक्स वैसे जो सप्लाई वाले के साथ है, जो अंदर आके हो रही है कंट्री के, तो वो आप ऑनलाइन करवा लें या बैंक में जाके चलान कर लें, वो सारे मैनर्स में शामिल है। तो अप टू 6 हम ठीक है। अब हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, और अब 11 बजने में 5 मिनट है। तो हम इस तरह करते हैं कि 11:20 पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन ये जूम वाले प्लीज़ नोट करें, आप लोगों ने एग्जिट नहीं करना, आप यहीं से उठें और अपने चाय पिएं या जो कुछ भी आपने बादशाह करनी है वो करें, और एग्जिट नहीं करें। और 11:20 में इसी क्लास को हमने रिज्यूम करना है। न्यू क्लास नहीं होगी, इसी क्लास को हम रिज्यूम करेंगे। ठीक है, चलें। आप लोग भी रेस्ट करेंगे उन्हें देरी। लेट हो जाते हैं, सुबह टाइम की लेट होते हैं आप। हाँ, ऐसे ही कितनी भी ड्यूटी यार आज बच्चे यार, मेरा मसला काफी है, किसी का मसला नहीं है यार, समझाओ। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न का अच्छा बताओ उनको, यार मैसेज इससे बात बताएंगे। इसको पास है। हाँ, इसको बंद ही कर दें, छोटी कर दें इसको।